हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रॉक्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने रॉक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी और हमने लास्ट में उसके प्रकार भी देखे थे कि जो रॉक्स होती हैं, शैलें जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। इनको हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इग्निशियस रॉक, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टानों के कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार की चट्टानें आग्नेय प्रकार में रखी जा सकती हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इग्निशियस रॉक की। इग्निशियस रॉक की हमने वैसे शुरुआत बेसिकली लास्ट क्लास में कर दी थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसकी विशेषताओं की। तो आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। गॉट दी पॉइंट? चलिए, सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे हम पूर्व की कक्षाओं में भी करते हुए आए हैं। तो एक एक पॉइंट हम चर्चा करेंगे कि आग्नेय चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की उनकी विशेषताएं हैं और वो किस प्रकार से अन्य चट्टानों से अलग है, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, विशेषताओं में सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि आग्नेय चट्टानों का जो उत्पत्ति होती है, आग्नेय चट्टानों का जो उद्भव होता है वो कहाँ से होता है। सबसे पूर्व तो ये जान लेना आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, ए पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो ए पॉइंट आपका होगा ज्वालामुखी से निसृत निसृत पदार्थ, ज्वालामुखी से निसृत पदार्थ। अब देखिए, यदि ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया जब होती है और यदि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही रहता है तो हम उसे मैग्मा कहते हैं। और जब वह मैग्मा धरातल पर प्रकट हो जाता है, धरातल पर आ जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं लावा। गॉट दी पॉइंट? चलिए, तो ज्वालामुखी से निसृत पदार्थ जिसमें हम बात कर रहे हैं मैग्मा की, मैग्मा आंतरिक भाग में जम जाता है। करेक्ट, आंतरिक भाग में जम जाता है या धरातल पर प्रकट हो जाता है, या धरातल पर प्रकट हो जाए, धरातल पर प्रकट हो जाए तो लावा जनित चट्टानें बनती हैं। लावा जनित चट्टानें बनती हैं। क्लियर? इन्हें ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन्हें ही आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, ज्वालामुखी से निसृत पदार्थ जैसे मैग्मा, क्योंकि आंतरिक भाग में रहता है मैग्मा, यदि आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहेगा तो हम उसे मैग्मा कहेंगे। गॉट दी पॉइंट? ये आपको ध्यान रखना है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं जब हम ज्वालामुखी की चर्चा करके आए थे। ज्वालामुखी टॉपिक को हमने डिस्क्राइब किया था। और यदि वे धरातल पर प्रकट हो जाए, यानी धरातल पर यदि वो आ जाता है, तो उसे हम लावा कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। तो इससे बनी जो चट्टानें होती हैं या शैलें जो होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो हम एक वर्ड में ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी पदार्थ से बनी चट्टानें
आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो इसकी पहली क्वालिटी क्या हो गई दोस्तों? तो पहली क्वालिटी ये हो गई कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये ज्वालामुखी से निस्रित पदार्थ जैसे मैग्मा, और जब आंतरिक भाग में होगा तो मैग्मा, और बाह्य भाग पर आएगा तो लावा कहते हैं या कह सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बात आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट बी पॉइंट की बात करते हैं। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है। चट्टानें कह दीजिए या शैलें कह सकते हैं। ये शैलें अत्यंत कठोर होती हैं, कठोर होती है, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में ये चट्टानें या शैलें मुलायम भी हो जाती है। शैलें मुलायम भी हो जाती है या हो सकती है। क्लियर हो गया? सी पॉइंट की बात करें तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि चट्टानें या शैलें अत्यंत कठोर होती हैं, परंतु वातावरण परिस्थितियों में चट्टानें या शैलें मुलायम भी हो सकती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, चट्टानें कहते हैं, शैलें कहते हैं, बात एक ही है, तो हम इन दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि हम वहाँ पढ़कर आए थे कि ये जो आग्नेय शैलें होती हैं, ठीक है, इनको हम चट्टान भी कहते हैं, अवसादी शैलें, अवसादी चट्टानें या मेटामॉर्फिक कायांतित शैलें या चट्टानें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखें, आंतरिक भाग से हमें पता है कि आंतरिक भाग से ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हमें पता है कि आंतरिक भाग से ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और जब आंतरिक भाग से ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो हमें पता है दोस्तों कि आंतरिक भाग में यदि कोई जो ज्वालामुखी पदार्थ है यदि जम जाता है तो उसे हम मैग्मा कहेंगे, मैग्मा जनित चट्टानें कहेंगे या मैग्मा जनित शैलें कहेंगे, और यदि वो धरातल पर प्रकट होगा तो हम उसे कहेंगे लावा जनित चट्टानें या लावा जनित शैलें। इतनी बात आपके समझ में आती है। ठीक है, अब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट बात है, ये मैग्मा या लावा जब जमता होगा कहीं ना कहीं, जैसे या तो आंतरिक भाग में या फिर बाह्य भाग में, तो आंतरिक भाग में जम रहा है या बाह्य भाग में जमता है, तो जमने के बाद ही क्या बनती है? शैलें। जमने के बाद ही क्या बन रही है? शैलें या चट्टानें या रॉक्स। तो जब जमेगा तभी ये क्या करेगी? चट्टानों का निर्माण या शैलों का निर्माण होगा। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट एक बात है कि ये जो शैलें होती हैं, ठीक है, ये जो शैलें हैं, देखिए, ज्वालामुखी पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ लाइक जैसे मैग्मा, लावा, और इसके अलावा अन्य गैसीय पदार्थ भी, धूल के कण जिस पदार्थ भी हो सकते हैं। लेकिन अभी हम केवल चट्टानों की बात कर रहे हैं, तो इन द सेंस कि आप बात होगी मैग्मा और लावे की। अब हमें बात ये ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ज्वालामुखी पदार्थ लाइक मैग्मा और लावा यदि शीघ्रता से ठंडा होता है, ठीक है, ध्यान रखें, ज्वालामुखी पदार्थ यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं मैग्मा या लावा, मैग्मा या लावा शीघ्रता से ठंडा होता है, शीघ्रता से ठंडा होता है तो रवे छोटे छोटे बनते हैं। तो रवे छोटे छोटे बनते हैं।
परंतु ज्वालामुखी पदार्थ मैग्मा या लावा शीघ्रता से ठंडा होता है तो रवे छोटे छोटे बनते हैं, परंतु धीरे धीरे ठंडा होने पर रवे बड़े आकार के हो जाते हैं। रवे बड़े आकार के पाए जाते हैं। इन द सेंस, देखिए मैग्मा या लावा, अब आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये पूर्व की जो कक्षाएं आपने की है उससे मेल खाता हुआ है। यदि आपको पूर्व की कक्षाओं का पूरा ज्ञान है तो आप इसको समझ जाएंगे। देखिए ज्वालामुखी पदार्थ की हम बात कर रहे हैं मैग्मा की, और एक बात हो रही लावा की। अब अंडरस्टूड है कि मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता है और लावा पृथ्वी के धरातलीय भाग में आता है, ठीक है। अब देखिए आंतरिक भाग में होगा, इसका मतलब आंतरिक भाग में ताप अधिक रहता है, ठीक है। तो ये ठंडा जो होगा इसके लिए समय अधिक चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है धीरे धीरे ठंडा होने पर, यदि ठंडा धीरे धीरे होता है तो ऐसी स्थिति में रवे कैसे होंगे? बड़े आकार के। रवे कैसे होंगे? बड़े आकार के। बात समझ में आई? यदि ठंडा धीरे होता है, ठंडा यदि धीरे धीरे होता है तो रवे किस प्रकार के होंगे? बड़े आकार के होंगे, राइट। अब बात करें लावा की। लावा धरातल पर रिप्रेजेंट हो रहा है, धरातल पर आ रहा है, तो धरातल पर आने के कारण ये शीघ्रता से क्या होता है? ठंडा। शीघ्रता से ठंडा होगा तो रवे कैसे होंगे? छोटे छोटे। रवे कैसे होंगे? छोटे छोटे। समझ में आ गया आपको बात? कहने का मतलब ये है कि इसमें हीटिंग है, यानी ऊष्मा है। धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसका मतलब इसमें ऊष्मा होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ जाती। ऊष्मा होने के कारण जो रवे होंगे बड़े आकार के होंगे, और ऊष्मा तेजी से निकलना शुरू हो जाएगी तो जो रवे होंगे वो कैसे होंगे? छोटे छोटे बनेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आप नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट डी पॉइंट की हम बात करें। आग्नेय चट्टानों में या आग्नेय शैलों में परतें नहीं पाई जाती। परतें नहीं ठीक है, आग्नेय शैलों में परतें नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखें, क्योंकि परत विहीन होती हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ये रवेदार होती है। कैसी होती है? ये रवेदार होती है, आकार में बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, रवेदार हो सकती है। रवेदार होती है इसलिए परतें नहीं पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म मतलब होता है कि वनस्पति और जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो जीवाश्म कहलाता है, ठीक है। तो इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। कारण क्या है कि हमने पढ़ा था जो इग्निशियस रॉक है, आग्नेय चट्टान जो है, ये बेसिकली ऊष्मा से निहित होती है, इसमें ऊष्मा होती है। ऊष्मा होने के कारण जीवाश्म का कोई भी अंश नहीं देखने को मिलता। यदि जीवाश्म होता भी है तो एक्चुअली पूरा समाप्त कर दिया जाता है, या यूँ समझिए पहली बात तो होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतने टेम्परेचर में, यहाँ इतना टेम्परेचर बना होता है कि वो कभी वो परिस्थिति जो है वो कभी दिखाई दे ही नहीं सकती। क्लियर? तो इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अधिकांश खनिज, है ना, ऐसे लिखेंगे, अधिकांश खनिज इन्हीं चट्टानों पर पाए जाते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। अधिकांश खनिज इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आगे की चर्चा करते हैं, आगे का पार्ट कवर करते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे आगे चट्टानों के कौन कौन से वर्गीकरण हैं। अब देखिए, इसमें आग्नेय चट्टानों में बेसिकली दो प्रकार के वर्गीकरण आते हैं। एक वह चट्टानें जो बाह्य भाग में बनती हैं, एक वो चट्टानें जो आंतरिक भाग में बनती हैं। तो बाह्य भाग में और आंतरिक भाग में आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि जब आपने ज्वालामुखी को पढ़ा था तो आपको याद होना चाहिए, हमने बाह्य स्थलाकृतियाँ पढ़ी थी, ठीक है, और हमने आंतरिक स्थलाकृति पढ़ी थी। इसमें बैथोलिथ था, लेपोलिथ था, याद है आपको। तो ये भी उसी प्रकार की चट्टानें ही हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित हो रही है। तो ये शैलें हो गई एक प्रकार से, यूँ समझ लीजिए। क्या हो गई, ये शैलें हो गई, राइट। तो इसका वर्गीकरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अदर से, यानी आगे की जो चट्टानें पढ़ेंगे उनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों की हम बात करते हैं। तो इनका वर्गीकरण जो है वो उत्पत्ति के आधार पर है। तो सबसे पहला जो उत्पत्ति का आधार है वो नंबर 1 है आंतरिक। कौन सा है, आंतरिक, या इसको हम कह सकते हैं पातालीय। आंतरिक या कह सकते हैं पातालीय, क्लियर। अब इसमें पातालीय का मतलब क्या था, वह चट्टानें जो काफ़ी आंतरिक भाग में होती है, यानी पृथ्वी के सर्वाधिक आंतरिक भाग में होती है, उन्हें हम पातालीय चट्टानें कहते हैं। और इसमें आपने सबसे पहला पढ़ा था बैथोलिथ, आपको याद होगा, बैथोलिथ आपने पढ़ा है। इसके अलावा लेकोलिथ ये पढ़ा है आपने, लेकोलिथ। फिर पढ़ा आपने फैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ। फिर पढ़ा आपने सिल, और एक पढ़ा आपने डाइक। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ये कैसी होती है, आंतरिक या पाताली चट्टानें। ठीक है, अब इनमें से कुछ को हम उप पाताली चट्टानें भी कहते हैं। उप पाताली शैलें, ठीक है, उप पाताली शैलें कहते हैं, क्लियर। एक हो गया आंतरीय या पाताली शैलें, या एक नाम हो गया उप पाताली शैलें। अब इसमें से मेजरली हम इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो चट्टान है ये मोस्टली आसपास वाले क्षेत्र में बनती है, ज़्यादा गहराई में नहीं होती। इसको हम लेकोलिथ में शामिल, लेकोलिथ को हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं उप पातालीय शैलों में। क्लियर हो गया, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि आंतरिक चट्टानों में हम इनको शामिल करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, कि रासायनिक संरचना का आधार पर कौन कौन सी चट्टानें होती हैं। ये तो हो गया उत्पत्ति का आधार पर। तो उत्पत्ति का आधार पर बेसिकली दो प्रकार की हैं, आंतरिक होगी, पाताली होगी, एक बाह्य होती है। ठीक है, बाह्य स्थलाकृतियाँ, तो ये हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर इसके आधार पर कौन कौन सी चट्टानें होती हैं। तो नंबर 1 पहली होती है एसिडिक या अम्लीय आग्नेय शैलें। इसको कह सकते हैं अम्लीय आग्नेय शैलें। ठीक है, इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है। सिलिका की मात्रा 60 to 65%। लिख लीजिए 1 पॉइंट, सिलिका की मात्रा 60 से 65% तक पाई जाती है। ठीक है, ये शैलें अत्यधिक कठोर होती हैं। शैलें अत्यधिक कठोर होती है। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट को शामिल किया जाता है। ग्रेनाइट प्रकार की शैलें शामिल होती हैं। ठीक है, जो ग्रेनाइट होती है वो ग्रेनाइट प्रकार की शैलें इसमें शामिल होती हैं। फिर लिख सकते हैं इनका घनत्व लगभग डेंसिटी घनत्व 2.7 से लेकर 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है। इसका घनत्व हो गया 2.7 से लेकर 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता है शीघ्र अपरदित नहीं होती। शीघ्र अपरदित नहीं होती, समय बहुत अधिक लगता है अपरदित होने में, तो शीघ्र अपरदित नहीं होती। ठीक है, सिलिका की मात्रा 60 से 65% होती है, ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर इम्पोर्टेंट बात है कि शैलें अत्यधिक कठोर होती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेनाइट प्रकार की शैलें मोस्टली इसमें देखी जाती हैं। घनत्व 2.7 से लेकर 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब रहता है और शैलें शीघ्र अपरदित नहीं होती, लेकिन इनको समय अधिक लगता है अपरदित होने में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं बेसिक या क्षारीय आग्नेय शैलें होती हैं, उन पर चर्चा करते हैं कि बेसिक और आग्नेय शैलें कौन सी होती है। तो बी पार्ट कवर करते हैं, इसको हम बोलेंगे बेसिक या क्षारीय आग्नेय शैलें। यह आपने ज्वालामुखी में भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, ये आप ज्वालामुखी में भी पढ़कर आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सिलिका की मात्रा सिलिका की जो मात्रा होती है वो ऑलमोस्ट 35 से 40% तक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है शैलें अत्यधिक कठोर होती है, तो ये कम कठोर होती है। ये शैलें कम कठोर प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें
तो इसमें बेसाल्ट और ग्रेबो प्रकार की शैलें आती हैं। बेसाल्ट ठीक है। घनत्व की बात करें तो घनत्व लगभग 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है और इनको अपवर्तित होने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो अपवर्तित होने में काफ़ी समय लगता है। और एक बात और इससे आप समझ सकते हैं कि बेसाल्टिक और ग्रेबो है और थोड़ी अधिक गहराई में पाई जा रही है। ठीक है, थोड़ी अधिक गहराई में पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ सिलिका की मात्रा भी आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, नोट हो गया। अब बात करेंगे थर्ड पैटर्न की, मध्यवर्ती शैलें, फिर पढ़ेंगे अल्ट्रा बेसिक शैलें। सी पॉइंट मध्यवर्ती मध्यवर्ती शैलें। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, यानी बेसिक और शारीरिक आग्नेय शैलों से पहले जो हमने पढ़ा अम्लीय वे क्षारीय शैलों के मध्य पाई जाती है। अम्लीय वे क्षारीय शैलों के मध्य में सिलिका की मात्रा होती है। लगभग 50%। ठीक है, थोड़ी कठोर होती है। थोड़ी कठोर शैलें होती है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात होगी, थोड़ी कठोर शैलें होती हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख शैलें होती है वो होती है एंडेसाइट। एंडेसाइट प्रकार की शैलें इसमें पाई जाती हैं। किसमें? मध्यवर्ती शैलों में। ध्यान रखें, मध्यवर्ती शैलों में इस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। क्लियर हो गया होगा? मध्यवर्ती शैलें। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं लास्ट, अल्ट्रा बेसिक आग्नेय शैलें। एट्थ यानी फोर्थ नंबर हो जाएगा, यानी डी पॉइंट हो जाएगा। अल्ट्रा बेसिक आग्नेय शैलें। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, सिलिका की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। सिलिका की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। ठीक है,
और लगभग लिख सकते हैं कि 35% से कम। थर्टी 35% से भी कम यहाँ सिलिका की मात्रा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर जिस प्रकार की शैलें होती हैं वो होती पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट 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 प्रकार की शैलें होती हैं। क्लियर हो गया। तो रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैलें जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर की होती है अम्लीय, या फिर हम उसको जो एक और नाम देते हैं वो एसिडिक शैलें कहते हैं। दूसरी होती है सेकंड नंबर में बेसिक या क्षारीय शैलें होती हैं। तीसरे नंबर पर हम उसे मध्यवर्ती शैल का नाम देते हैं कि मध्यवर्ती शैलें होती हैं। और फिर चौथा नाम होता है अल्ट्रा बेसिक आग्नेय शैलें। इनमें क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है वो उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। फिर देखिए कणों के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि कणों के आधार पर अलग अलग प्रकार की आग्नेय चट्टानें हो सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो रासायनिक संरचना के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, शैलें किस प्रकार की होती हैं। चलिए, तो यह कवर हो गया है, आग्नेय शैलों को हमने कवर कर लिया है। अब सेकंड टाइप की हम बात करेंगे। सेकंड टाइप जो होगा वो अब होने वाला है अवसादी शैलें। किस प्रकार की शैलें? अवसादी, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की बात होगी कि सेडिमेंट्री रॉक्स किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन से प्रकार इसमें देखे जा सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, उसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए, अवसादी शैलें, अवसादी शैलों की हम चर्चा करने वाले हैं। अवसादी शैलें क्या होती हैं? नोट डाल लीजिए, अवसादी शैलें, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शैलें। अब देखिए अवसादी शैलों की भी विशेषता देखेंगे कि अवसादी शैलों की विशेषता क्या होती है। उससे पूर्व हम देख लेते हैं कि ये जो शब्द लिया गया है ये कहाँ से आया है, अवसादी। तो अवसादी शब्द या सेडिमेंट, अवसादी शब्द इंग्लिश में हम कहते हैं इसे सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। ठीक है, सेडिमेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, नीचे बैठ जाना या नीचे बैठना। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, आग्नेय शैलें, आग्नेय वे रूपांतरित या कायांतरित कह सकते हैं,
आग्नेय व कैंतिर शैलों के आग्नेय व कैंतिर शैलों के अपरदित होने के बाद अपरदित होने के बाद जिस शैलों का निर्माण होता है उसे अवसादी शैलें कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें कि आग्नेय शैलें और कैंतिर शैलें जब अपरदित होने के बाद जिस शैलों का निर्माण होता है उसे अवसादित शैलें कहते हैं। क्लियर हो गया? ये अपरदित होती हैं और अपरदित होने के बाद जिन शैलों का प्रादुर्भाव होता है, जिन शैलों का निर्माण होता है, उसे हम अवसादी शैलें कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अवसादी शैलें परतदार होती हैं, अर्थात परत दर परत रूप में पाई जाती है। परत दर परत रूप में पाई जाती है। कौन सी शैलें? अवसादी शैलें। नेक्स्ट, फिर हम आगे बात करें अवसादी शैलें संपूर्ण धरातल पर 5% तथा अन्य 95% शैलें आग्नेय या कैंत्रित होती है। क्लियर? तो अवसादी शैलें संपूर्ण धरातली भाग पर केवल 5% ही तथा अन्य जो 95% भाग है उसमें आग्नेय रूपांतरित शैलें देखने को मिलती है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी जो इसका पार्ट होता है वह अवसादी शैलों का देखने को मिलता है। ठीक है, इसको धरातलीय ना करके भूपर्पटी कर लेते हैं। तो संपूर्ण भूपर्पटी पर कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो ये होगा अवसादी शैलें हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी का चल रहा है अवसादी शैलों का, कि अवसादी शैलें जो होती हैं वो पृथ्वी के धरातली भाग का 75% भाग कवर करती है। भाग का 75% भाग कवर करती है। कवर करती है, या आप लिख सकते हैं कवर करती है। नोट कर लीजिए इसे। अवसादी शैलें जो होती है लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम
से बनी होती हैं से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। आग्नेय व कायांतरित शैलें जो होती हैं ये अपर्दित होने के बाद जिस शैलों का निर्माण होता है उसे अवसादी शैलें कहते हैं। अवसादी शैलें परतदार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी होती है? परतदार, अर्थात परत दर परत रूप में पाई जाती हैं। अवसादी शैलें संपूर्ण भूप्रपट्टी पर 5% तथा अन्य 95% शैलें आग्नेय व कायांतरित होती हैं और अवसादी शैलें पृथ्वी के धरातली भाग पर लगभग 75% भाग को घेरे हुए होती है। अब हम बात करेंगे इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ऑलमोस्ट यही विशेषताएं, ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी विशेषताएं इम्पोर्टेंट है। ये कुछ जनरल फैक्टर था जिसके बारे में हमने पढ़ा। विशेषताएं सेडिमेंट्री शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स की पहली विशेषता ये है कि परत फॉर्म में पाई जाती है। परतदार होती है। पहला पॉइंट तो हम ये बता सकते हैं कि परत दर परत पाई जाती है। ठीक है। दूसरा, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है इनमें जोड़ व संधियाँ पाई जाती हैं। जोड़ व संधियाँ पाई जाती हैं। परतदार हो गया, जीवाश्म हो गया, जोड़ व संधियाँ पाई जाती हैं। इनमें रवे नहीं पाए जाते हैं। इनमें रवे नहीं पाए जाते। सिंपल सी बात है कि परतदार होगी तो रवे नहीं होंगे, नेचुरल सा एक फॉर्मेशन है इसका। ठीक है। नेक्स्ट, ये संगठित और असंगठित दोनों प्रकार की हो सकती है। संगठित व असंगठित दोनों प्रकार की होती है। संगठित व असंगठित दोनों प्रकार की होती है जो कि खनिजों पर निर्भर होती है। जो कि खनिजों पर निर्भर होती है। खनिजों पर निर्भर होती है कि खनिज किस प्रकार के हैं उस पर ही निर्भर करेगा संगठन और असंगठन किस प्रकार का है। ठीक है। नेक्स्ट, दबाव के कारण वलन पड़ जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इन चट्टानों पर या इन शैलों पर, इन चट्टानों पर वलन के कारण मोड़ पड़ जाते हैं। वलन के कारण मोड़ पड़ जाते हैं। ये नोट कर लीजिए, इन चट्टानों में वलन के कारण मोड़ पड़ जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि किन किन प्रकार के भागों में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन से ऐसे भाग है जहाँ पर इस प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। चलिए, नंबर 1, ये नोट कर लिया होगा आपने।
एक प्रकार से वर्गीकरण ही है कि कहाँ कहाँ इस प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, नंबर 1, नदी द्वारा निर्मित। फर्स्ट, नदियों के द्वारा निर्मित। अब नदी के द्वारा निर्मित ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ नदियाँ बहती हैं, जहाँ नदियाँ प्रतिदिन अवसाद लाकर उसको परत दर परत फॉर्म में जमा करती जाती हैं। ठीक है, तो उस वाले भाग में नदियों द्वारा निर्मित हो जाती है। इनको हम अवसादी शैलों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नदियों द्वारा जो निर्मित शैलें होती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, जो आग्नेय शैलें होती हैं या रूपांतरित शैलें होती है, उनको काट छाँट करके एक स्थान पर जमा करती जाती है और उससे फिर अवसादी शैलों का निर्माण हो जाता है। दूसरा, सेकंड नंबर पे देखें तो वायु द्वारा निर्मित, वायु जनित, ये वायु द्वारा निर्मित। तो वायु द्वारा निर्मित का मतलब क्या हो गया है, जहाँ जिस क्षेत्र में वायु अधिक चलती है वहाँ अपर्दन अधिक होता है और अपर्दन अधिक होने की इस दशा में चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं वो परत दर परत रूप में किसी अन्य जगह जाके जमते रहते हैं, तो हम उसे वायु जनित परतदार शैलें कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम अन्य देखें तो हिम के क्षेत्र जहाँ होते हैं, ठीक है, यानी हिमानीकृत क्षेत्र जहाँ होते हैं, हिमानीकृत क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पर भी इन चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ये हिम के जो क्षेत्र होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाकर जमते रहते हैं, तो हिमानीकृत क्षेत्रों में भी इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। फिर हम बात करते हैं कि इनमें तत्व किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तत्व किस प्रकार के हो सकते हैं, तो एक होता है चूना प्रधान या कार्बन प्रधान, एक हो सकता है कार्बन प्रधान तत्व, तत्वों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। सेकंड हो सकता है चूना प्रधान तत्व, जिसमें चूने की मात्रा हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है, चूना प्रधान तत्व। एक हो सकता है सिलिका प्रधान तत्व, जिसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका प्रधान तत्व। ठीक है, कार्बन प्रधान तत्व का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो, जिससे इसमें जैविक हो सकता है। ठीक है, लाइक जीव जंतु, वनस्पति, इसके भाग देखने को। चूना प्रधान में आपको क्या मिलेगा, चूने की मात्रा, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो चूने की मात्रा आपको देखने को मिलती है इस प्रकार की चट्टानों में, और जहाँ सिलिका की मात्रा अधिक होगी वह सिलिका प्रधान चट्टानें कहलाती हैं। तो ये कुछ है तत्वों के आधार पर, ये हो गया आपके इनके निर्माण की अवस्था के आधार पर, और वो हो गया आपके तत्वों के आधार पर। तत्वों के आधार पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी आप जैसे पढ़ते हैं, कॉन्ग्लोमरेट पढ़ते हैं, ठीक है, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी का नाम सुनते हैं, तो ये मिट्टियों में ही इनको शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार की अवसादी शैलें होती हैं, ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित कायांतरित शैलें, या कह सकते हैं रूपांतरित शैलें। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक शब्द है ये लैटिन भाषा के मेटामार्फोसा शब्द से लिया गया है,
हाँ, मेटामॉर्फोसिस शब्द है, मेटामॉर्फोसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसको या जिसका अर्थ जिसको रूप परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, लैटिन भाषा के मेटामॉर्फोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। बेसिकली ये जो चट्टानें होती हैं ये ताप व दाब के कारण रूप परिवर्तित होता रहता है। रूप परिवर्तित ठीक है, रूप परिवर्तित होता रहता है। इस रूप परिवर्तित होने से हम ये जानते हैं कि आग्नेय शैलें, या लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, आग्नेय व अवसादी शैलों में रूप परिवर्तन होता है। इनकी संरचना रूप, स्वरूप, रंग में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, शैलें बन जाती हैं। ठीक है, तो आग्नेय अवसादी शैलों के रूप परिवर्तन होने से इस प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं। इसमें बेसिकली दो प्रकार के रूप परिवर्तित हो सकता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होता रहता है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, और यह रूपांतरित में या कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है। रूपांतरित कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, परिवर्तन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट,
तापीय रूपांतरण, सेकंड होता है गतिक रूपांतरण, तीसरा होता है जलीय रूपांतरण, और फोर्थ नंबर का होता है, इसको हम बोलते हैं ताप व जलीय रूपांतरण। तीन चार प्रकार का रूपांतरण है, तापीय रूपांतरण, गतिक रूपांतरण, जलीय व जलीय तापीय रूपांतरण। ठीक है, देखिए तापीय रूपांतरण को समझ लीजिए कि यहाँ हम बता सकते हैं कि एक चट्टान है आपके आग्नेय प्लस एक हो गई आपकी अवसादी। तो इन चट्टानों पर जब ताप प्लस दाब इक्वल टू आयतन में परिवर्तन हो जाए, या विभिन्न प्रकार का जैसे रंग संरचना जो हमने संगठन पढ़ा उसमें परिवर्तित हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे तापीय रूपांतरण। गॉट द पॉइंट। तो तापीय रूपांतरण का मतलब क्या हो गया कि जब आग्नेय अवसादी चट्टानों में ताप से और दाब से आयतन में परिवर्तन हो जाए तो हम उसको बोलेंगे तापीय रूपांतरण। चट्टानें जो होती हैं वो ताप सहन करती रहती है, ताप उसमें बढ़ता रहता है, और ऐसी स्थिति में जब बहुत अधिक ताप इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो टूटती और फूटती रहती है और किसी नई चट्टान की संरचना में वह निर्मित हो जाती है। उसमें ताप प्लस दाब का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में हम देखते हैं कि इस प्रकार की चट्टानें बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें विशेषकर गतिक रूपांतरण। तो गतिक रूपांतरण में भी क्या हो सकता है, सेम आग्नेय प्लस अवसादी शैलें हो सकती हैं, दोनों ही प्रकार की शैलें हो सकती हैं। ठीक है, और इनमें भी हम देखें तो ताप प्लस दाब की एक्टिविटी होती है इक्वल टू आयतन में परिवर्तन होता है, और ये बेसिकली पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर चट्टानों का स्थानांतरण होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों का स्थानांतरण होता है, आयतन में परिवर्तन होता है, और फिर इनमें आप देखें तो गतिक रूपांतरण देखने को मिलता है। गतिक रूपांतरण से निर्मित चट्टानें बनती रहती, इसको हम बोलते हैं गतिक रूपांतरण। ठीक है, जलीय रूपांतरण की बात करें तो इसमें आग्नेय प्लस अवसादी, ठीक है, दोनों चट्टानें हो सकती हैं, और इसमें भी हम क्या देखते हैं कि ताप प्लस दाब इक्वल टू आयतन की परिस्थिति होती है कि जब ताप और दाबमान से आयतन में परिवर्तन हो जाए तो वो किस प्रकार का रूपांतरण हो जाएगा, वो जलीय रूपांतरण हो जाएगा। अब देखिए जलीय रूपांतरण बेसिकली किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा, तो जहाँ नदियाँ होगी, ठीक है, उन नदियों के माध्यम से उन चट्टानों में जलीय रूपांतरण देखने को मिलता है। जल जो होता है वो अब्जॉर्ब होता रहता है, और रासायनिक परिवर्तन के कारण नदियाँ हो सकती हैं, ठीक है, वर्षा का जल हो सकता है, बांध हो सकते हैं, इनके कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है, घोलन की क्रिया होती है, घोलन की क्रिया होती है, घोलन की क्रिया के बाद वो जलीय रूपांतरण में परिवर्तित हो सकता है। अब देखिए घोलन की क्रिया हो गई, या इसमें जल के द्वारा कोई चट्टानें होती है, मूल रूप से जो चट्टानें होती है वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, तो हम उसको जलीय रूपांतरण में शामिल कर लेते हैं। और तीसरा होता है, चौथा होता है ताप प्लस जलीय, यानी यहाँ ताप प्लस दाब प्लस जल इक्वल टू आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है, तो हम इसको बोलते हैं ताप प्लस जलीय रूपांतरण। यानी इसमें पहली वाली कंडीशन और तीसरी कंडीशन दोनों मिल जाती है, तो यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस थर्ड, तीनों कंडीशन मिलकर फोर्थ नंबर की कंडीशन यहाँ बना लेती है, उसको हम ताप जलीय रूपांतरण कहते हैं। ये एक बार में आपको मैंने इजी वे में बिल्कुल समझा दिया है।
जहाँ दोनों तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ तो केवल जल का ही रूपांतरण हो रहा है, जली चट्टानें जो है जलीय रूपांतरण होता है, जल का संयोजन यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ ताप तो है ही, ताप और दाब तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ में अलग से एक्स्ट्रा ताप भी देखने को मिलता है। तो यहाँ ताप प्लस जल इक्वल टू जो चट्टानें बनेगी उसको हम बोलेंगे ताप जलीय रूपांतरण युक्त चट्टानें। ठीक है, तो दोनों ही इसमें अब्जॉर्व होता है, ताप भी होता है और प्लस जल भी अब्जॉर्व होता है। तो इस प्रकार से हमने बेसिकली इन चट्टानों के बारे में अध्ययन कर लिया है और ये देख लिया है कि कौन सी चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया होगा आपको चट्टानों के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि और इसके अलावा कौन से टॉपिक हैं जो कोर टॉपिक हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। ये रॉक्स का टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्रकार के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।